चलिए भाई, शुरू की जाए आज की बातचीत। आज की पहली मुलाकात में चर्चा अपनी शुरू करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। सभी बैंकर्स आ जाएं, फिर अपनी बातचीत शुरू करें। नए बैच पर आज हमारी पहली मुलाकात हो रही है। ये आपका सीआईबी एमसीक्यू बैच है। एमसीक्यू के माध्यम से हम आपसे पूरी बातचीत करने वाले हैं। सारे ही कंपलसरी पेपर पर आपकी ये क्लासेस चलने वाली हैं। बीआरबीएल जो आपका फोर्थ कंपलसरी पेपर है, उस पर मेरे से आपसे बातचीत होगी। मैं आपसे चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर। रेगुलर इस विषय पर जो मुलाकात होगी उस पर हमारा डिस्कशन होता चलेगा। तो एमसीक्यू सीरीज क्या है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। किन किन मुद्दों पर आज हमारी बातचीत होगी, इसको चर्चा कर लेते हैं। कैसे हमारी क्लासेस आने वाले दिनों में चलने वाली हैं, क्या हमारी मुलाकात होगी, क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे कवर किए जाएंगे, क्या तरीका होगा, इन सब पर हमारी बातचीत होगी। और आज पहले ही टॉपिक पर हम लोग अपने एमसीक्यू की भी शुरुआत कर लेंगे। शुरू करते फिर आज की चर्चा। चर्चा शुरू करने के पहले आप सभी मित्रों का स्वागत है गुरु। और मैं थोड़ा सा अपने विषय में आपसे बता दूं। वैसे संभावना है कि आप में से ज़्यादातर मुझसे परिचित होंगे, हमारे फाउंडेशन क्लासेस में थ्योरी वाले बैच में रहे होंगे। जो नए हैं मैं उनसे बता दूं, मेरा नाम आशीष पाठक है। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं आपके फोर्थ कंपलसरी पेपर बीआरबीएल के लिए। बीआरबीएल एक तरीके से आपका लीगल पेपर कहना सही होगा। लीगल पेपर है क्योंकि इसमें आप बैंक से संबंधित जो भी बैंकिंग लॉज हैं और जो बिजनेस लॉज हैं, ये दोनों ही लॉज आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक तरीके से आपका लीगल पेपर है। आसान सा पेपर है, इस पर मेरी आपसे बातचीत होगी। बिल्कुल इस पेपर को लेकर परेशान मत होइएगा। ये पेपर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाला पेपर है। इसलिए इस पेपर पर परेशान तो नहीं होना है, लेकिन ईमानदारी से तैयारी करनी है। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है आपके चारों कंपलसरी पेपर में से जो उन तीनों की तुलना में सबसे अच्छे नंबर्स आपको दिला सकता है। और जो चीज़ सबसे अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं उस पर हमें ईमानदारी से थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लेकर आ सके। तो ये आपका मुद्दा है जिस पर मेरी बातचीत होगी। लगभग लगभग 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं मुझे क्लासेस लेते हुए, पढ़ाते हुए। तो एक लंबा अनुभव मैं आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपके साथ पूरी बातचीत मैं करूंगा। एक आपसे वायदा है कि जब भी मेरी आपसे मुलाकात होगी, 1 घंटे के लिए शाम को 5:30 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी। ये क्लास आपकी 5:30 PM से शुरू होगी। ये क्लास आपकी चलेगी ट्यूसडे से संडे। तो मैं रोज आपके साथ ट्यूसडे से संडे जुड़ने वाला हूँ। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ये क्लास आपकी चलेगी। मंडे आपका वीक ऑफ रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संडे और सैटरडे दोनों दिन आपकी क्लास रहती है। मंडे हम वीक ऑफ रखते हैं, तो मंडे आपका वीक ऑफ होगा। मंडे में मुलाकात नहीं हो पाएगी। बाकी ट्यूसडे से संडे हमारी क्लास लगातार चलेगी। मैं रेगुलर लाइव क्लासेस लेने का ही आदी हूँ। मेरी आदत लाइव क्लासेस की है, तो सारी क्लासेस आपके साथ लाइव जाएंगी। मैं रोज आपसे जुड़ूंगा। किसी विशेष स्थिति में हो सकता है कि कभी रिकॉर्डेड क्लास चली जाए, मैं उपस्थित नहीं हो पाया, या स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहा, या कोई और घटना दुर्घटना हो गई, तो उस केस में हो सकता है शायद मैं आपसे लाइव ना जुड़ पाऊं। लेकिन ऐसी संभावना भी लगभग लगभग ना के बराबर है। मैं आपके साथ रेगुलर ही बातचीत करूंगा। आपसे वायदा ये है कि 1.5 घंटे मेरी जो आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे से जो शुरू होगी, वो आपके उस दिन का सबसे बेहतरीन घंटा होगा, सबसे बेहतरीन वो टाइम पीरियड बीतेगा। ये आपसे वायदा है। दूसरा वायदा ये है कि आपका पूरा सिलेबस, बीआरबीएल का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, पूरा सिलेबस में विधिवत कवर करूंगा। हर एक यूनिट, हर एक मॉड्यूल विधिवत आपसे बातचीत की जाएगी, बिना कुछ छोड़े हुए। इस विषय पर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। बस आप ईमानदारी से, एकाग्रता से इसको पढ़ते रहिए। मैं सब कवर करा दूंगा, ये मेरी सारी जिम्मेदारी, मैं सब याद करा दूंगा। क्लियर है? तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारी चर्चा कैसे होने वाली है इसको देख लेते हैं। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हमारे मित्र होंगे जो पहली बार सीआईबी का पेपर देने जा रहे हैं। वो जान ले कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आपसे बातचीत होने वाली है। ये जो पेपर आपका है, ये सबसे लास्ट में आपका पेपर होता है। राजदेव जी, बहुत स्वागत है भैया। बहुत अच्छा लगा आपको एमसीक्यू बैच में देख के। राजदेव जी हमारे पुराने मित्र हैं भाई। राजदेव जी से मुलाकात अभी होती रही है। तो राजदेव बाबू, एमसीक्यू बैच शुरू हो गया है। आज से क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। जैसे हमारी क्लासेस चलती थी जिस टाइम पर, उसी टाइम पर ये क्लास है। मंडे वीक ऑफ, बाकी ट्यूसडे से संडे जैसे आपसे मुलाकात होती थी। अंतर यह है कि इस पूरे सिलेबस को अब हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन आज सिलेबस का लेंगे। राजदेव जी, आप तो सिलेबस से परिचित होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं बाबू जो सिलेबस से परिचित नहीं, तो उनको एक बार सिलेबस जल्दी से बता देते हैं कि क्या सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट्स आपको देखनी है, क्या क्या किस 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 यूनिट में रखा गया है और कैसे आपको कवर करना है। और पहले ही टॉपिक से आज हम शुरुआत कर लेंगे, यानी आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस पर बात करके ये आज की क्लास छोड़ दी जाएगी, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम पहले टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। धनंजय जी, बहुत स्वागत है, अच्छा लगा आपको भी देखकर। धनंजय बाबू भी हमारे पुराने मित्र हैं, थ्योरी वाले बैच में मुलाकात होती रही है। अब 2 पुराने मित्र हमारे आ गए हैं, तो आप सभी से अच्छे आंसर्स की भी उम्मीद है और अच्छे क्वेश्चन दोनों की उम्मीद है आप सभी से, है ना, क्योंकि आपने थ्योरी विधिवत पढ़ा हुआ है। अच्छा, मैं कैसे एमसीक्यू पर बात करता हूं, मैं ये भी आपसे बता दूं एमसीक्यू पर मेरी बात कैसे होती है।
मैं एमसीक्यू के दौरान थोड़ा ज्यादा बोलने वाला टीचर हूँ, थोड़ा ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब ये है कि जब मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा तो साथ ही साथ में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्क्राइब करता चलूंगा। तो एमसीक्यू में भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाए, पूरी बात आपको बताई जाए, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो काम आपका एग्जाम में बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सॉरी। चलिए, तो आज क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, जल्दी से हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे अपने इस बीआरबीएल का फोर्थ पेपर का। ठीक है, 14 तारीख को आपका ये पेपर पढ़ने वाला है, 14 दिसंबर को। और फिर हम पहले ही टॉपिक पर, पहले ही यूनिट का नाम जो है, मॉड्यूल ए की जो पहली यूनिट है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, इन पर आज हम अपनी बातचीत शुरू कर देंगे। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से कुछ बातों को समझिएगा। ये जो अभी आपका पेपर, चूंकि फोर्थ पेपर होता है, आखिरी पेपर होता है, इसके बाद आपका इलेक्टिव पेपर है। जो भी आप इलेक्टिव पेपर लेंगे वो 21 तारीख को, इस बार का जो टाइम स्लॉट आपका शेड्यूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 14 दिसंबर को पेपर है, यानी इस पेपर को तैयार करने के लिए सितंबर के 20 दिन आपके पास है, पूरा अक्टूबर आपके पास है, पूरा नवंबर आपके पास है, और दिसंबर में भी मान के चलते 10 दिन तो है ही। उन 4 दिनों को आप निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें दो पेपर आपका है, दो पेपर पड़ रहा है, 13 और 14, 2 दिन आपके एग्जाम है। तब भी आपके पास मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 70-80 दिन है। क्या ये 70-80 दिन इसके लिए पर्याप्त है? बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको भी तैयार करिएगा, साथ साथ अपने बाकी पेपर्स को भी तैयार करिएगा। कल या परसों मैंने एक सेशन किया था कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे आपको टाइम देना चाहिए सीआईबी में, वाईटी क्लास पर वो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब आते हैं बाबू हमारे इस पैनल, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जेआईबी सीआईबी वाला, आप उस पर देख सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, कुल मिला के 4 मॉड्यूल आपको मिलने वाले हैं अपने इस बीआरबीएल में। क्लियर है? जो पहला मॉड्यूल है रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, बहुत इत्मीनान से समझिएगा, बहुत बेसिक बातें हैं ये, लेकिन जितनी बेसिक उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत है। देखिए, यहां पर आपको कुल 7 यूनिट मिलने वाली है। अब जो भी आपके मॉड्यूल है, अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, ये 4 मॉड्यूल आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपका मॉड्यूल ए बी सी इनका वेटेज होता है 15% से लेके 20% तक। क्लियर है? तो मोर और लेस 15% से 20% के बीच में वेटेज होता है। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है किसी साल 12-13 क्वेश्चन ही पूछे जाए और किसी वर्ष इससे 15-17 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 15 से 20% का वेटेज होगा मॉड्यूल ए का भी, मॉड्यूल बी का भी। सी का थोड़ा सा ज्यादा होता है, 20-25% तक उसका थोड़ा वेट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ चैप्टर थोड़े ज्यादा होते हैं। डी का सबसे ज्यादा होता है। डी का सबसे ज्यादा इसलिए नहीं कि डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डी में नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होने से की वजह से उससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं, इसलिए उसका वेटेज ज्यादा है। बाकी सारे के सारे मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, कोई मॉड्यूल आपके लिए छोड़ने वाला नहीं है। अब मॉड्यूल ए में थोड़ा सा अंतर ये है भैया, जैसे आप मॉड्यूल बी को देखेंगे तो मॉड्यूल बी से आपके बहुत सारे एक्ट, स्पेशल एक्ट आपके शुरू हो जाते हैं, लेकिन मॉड्यूल ए में जितने भी टॉपिक हैं, असल में ये सारे टॉपिक बेसिकली इसलिए रखे गए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि बैंकिंग बिजनेस में रेगुलेशंस क्या क्या। ध्यान से मेरी बात समझिए, जैसे पीएमएलए एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये निगोशिएशन आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपके प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है, उनके बारे में। जैसे आप पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट पढ़ेंगे तो ये आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से संबंधित एक्ट है। लेकिन यहां पर मॉड्यूल ए में यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक है, वो ये बताते हैं बैंकिंग बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है? बैंक कैसे रेगुलेट होंगे, बैंकिंग बिजनेस कैसे रेगुलेट होगा, आरबीआई क्या करेगा। तो यहां पर ये जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके 2 एक्ट से कवर होते। एक है आपका आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। क्लियर है? बाकी सारे इसके बाद आपके अलग अलग इंडिविजुअल अधिनियम शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सारी यूनिट्स हैं वो इन्हीं दोनों अधिनियमों से कवर हो रहे हैं, यानी आपको पूरे के पूरी यूनिट पे इन्हीं दोनों एक्ट के सेक्शंस मिलने वाले हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मॉड्यूल ए में यूनिट थोड़े कम है, 7 ही यूनिट है, लेकिन यूनिट थोड़ी बड़ी बड़ी यूनिट है। मॉड्यूल डी में आप देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट सबसे ज्यादा है, लेकिन हर यूनिट उसमें 90% यूनिट 2 पेज की, 2.5 पेज की, 1.5 पेज की, इस तरीके से। तो ये भले ही 7 यूनिट है, लेकिन अगर आप इनके पेजेस को जोड़ेंगे तो पूरे मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी के बराबर ही हो जाएगा। मॉड्यूल सी के बराबर पूरा यही 7 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं। अब सवाल इसमें क्या है, तो ये आपके इन्हीं दोनों एक्ट्स को कवर करता है, बाकी सारे आपके इंडिविजुअल हो जाते हैं। जैसे लीगल फ्रेमवर्क रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, बैंक, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है ये तो खाली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की चर्चा इसमें की गई और इसकी बात आज हम शुरू भी कर लेंगे एमसीक्यू के थ्रू। अब आरबीआई कैसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है,
बैंकिंग बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कौन से बिजनेस बैंक कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता है, क्या परमिटेड है क्या नहीं है, सेक्शन 6 सेक्शन 8 क्या कहता है, बैंक अपना कोई रिटर्न या कैसे अब रिटर्न फाइल करते हैं आरबीआई के पास, बैंकों का इंस्पेक्शन कैसे होता है, वाइंड अप होना है, मर्जर होना है, एक्विजिशन होना है, ये सब इन्हीं नियमों के माध्यम से होते हैं। इस बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो 5वां चैप्टर है, तो यहां से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं वो हर एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। वो हम मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको डिस्कस करता चलूंगा। अब ये वाला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 5, अगर आपने हाल फिलहाल में अपना जेआईबी का पेपर क्लियर किया होगा तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वहां पर पहला पेपर आई ना आईएफएस, वहां पर आपको मॉड्यूल सी में सेम टॉपिक दिखाई देगा। क्लियर है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक में पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और लोकल एरिया बैंक पढ़ते हैं। तो ये आपने इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी पढ़ा है, यहां पर भी आप पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक किसके बारे में है? ये टॉपिक असल में जितने भी बैंक्स आप भारत में इन प्रकार के बैंकों को देख रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस के, उस गाइडलाइंस के। तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम में भले आपने ये टॉपिक पढ़ा है लेकिन उससे ज्यादा चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट को दिखाएगा। ठीक हो गई जी इतनी बात। अब आते हैं एनबीएफसीज। एनबीएफसीज में एनबीएफसीज है क्या, एनबीएफसी का बिजनेस कैसे कंट्रोल करता है, एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन क्या है और टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज यहां पर आपको देखने को मिलता है। लास्ट टॉपिक आपका फाइनेंशियल सेक्टर एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है और एफएसडीसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल है 2010 में बना। ये क्या काम करती है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। यूनिट्स थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं इसलिए आपको इत्मीनान से इनको देखते हुए चलना है। हर एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं अगर 2-2 क्वेश्चन भी कहूं तो यूनिट नंबर 7 है, यहां पर 7 यूनिट है, हर से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी 14 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैं इस बार के एग्जामिनेशन की बात करूं तो अब कौन कौन से बैंक का, लोकल एरिया बैंक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है जितनी बात। स्मॉल फाइनेंस बैंक से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनल रूरल बैंक का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके हो गए 2-2 4, हाँ 4 क्वेश्चन यहीं से बने थे। तो किसी टॉपिक से आपके 2 से क्वेश्चन से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए इसका जो कुल वेटेज है वो 15 से 20% का होता है। आसान सा है, कोई दिक्कत करने वाली समस्या वाली बात नहीं है। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू सब कवर करता चलूंगा, टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आते हैं मॉड्यूल बी के अंदर। मॉड्यूल बी यूनिट नंबर 8 से शुरू होता है और यूनिट नंबर 14 तक जाता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है। अब देखिए मॉड्यूल का नाम ही सब कुछ बता रहा है। मॉड्यूल ये कह रहा है कि हम उन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं जो बैंकों के बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, उनके कंप्लायंसेस तय करता है। दूसरा मॉड्यूल कह रहा है कि हम इसमें ऐसे एक्ट और लॉस पढ़ने वाले हैं जो बैंकिंग ऑपरेशन के लीगल एस्पेक्ट को देखता है। बैंक कई सारे और जो काम करता है उसका लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, जैसे आप जो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत मेंटेन करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको पढ़ना होगा। कोई अधिनियम आपको एलएलबी वाला नहीं है लेकिन सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। पीडब्ल्यू का जो लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है बीआरबीएल का, एवरेज मार्क्स 65 मार्क्स है, 65 मार्क्स औसत रहा है। 88 नंबर जो गया था वो हाईएस्ट गया था बीआरबीएल में, तो बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी लीगल है वो आपको समझना है और वो भी आसान है, मैं सब वो आपको बता दूंगा, इत्मीनान से समझते चलिएगा। पीएमएलए एक्ट से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इसका भी वेटेज मोर और लेस 15 से 20% का होता है आपके एग्जाम में। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछा गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर साल 3-4 क्वेश्चन बनाता है, इस साल भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने 3-4 क्वेश्चंस बनाए थे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर बार इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीएमएलए एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके फेमा से भी इस बार पूछे गए थे, इसमें लगभग सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन 1 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पीएमएलए एक्ट पे पूरे पीएमएलए अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, क्या ऑफेंसेस होते हैं, क्या पेनल्टीज होती है, सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 4 क्या कहता है, पेनल्टीज कितनी मिलेंगी, कौन से केस में पेनल्टी जो आपकी इंप्रीजमेंट है वो 3 साल है मिनिमम, किस केस में 7 साल है, किस केस में 10 साल है, रिकॉर्ड आपको कब तक मेंटेन, ये सारी बातें आप इसमें पढ़ते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, कितने प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेक्शन 138 क्या कहता है, चेक बाउंस होने की कंडीशन, सेक्शन 143 सब सेक्शन ए क्या कहता है, 147 156 ये सारे आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसलिए इसमें भैया 2 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 3 तो हर साल बनते ही बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन हर साल बनते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आपको देखना है। फिर अगर आप यहां पर देखेंगे जो आपकी यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 13 है, असल में इस टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे सेम टॉपिक है लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 है। असल में ये जो टॉपिक है वो ये बताता है कि चार्जेस जो क्रिएट होते हैं, जैसे जब भी आप किसी कस्टमर को लोन देते हैं तो कस्टमर आपके पास अपनी कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखता है, ये मैं एकदम बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करें तो कोई ना कोई संपत्ति आपके पास वो गिरवी रखता है। असल में संपत्ति गिरवी रखने का मतलब ये है
कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी पर आपके लिए एक राइट क्रिएट करता है, आपके लिए एक अधिकार क्रिएट करता है कि अगर मैं अपना लोन रीपे ना कर पाया तो आप इस संपत्ति को बेच सकते हो। इसी राइट क्रिएट करने को हम कहते हैं चार्ज क्रिएट करना। अब ये चार्ज तीन प्रकार का होता है। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर है तो मॉर्गेज होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी पर है तो या तो प्लेज होगा या तो वो हाइपोथिकेशन होगा। तो यही जो आपके लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्जेस और सिक्योरिटी से संबंधित जो लॉ है वो दो पार्ट में दिए गए हैं। जैसे आपके यूनिट नंबर 12 में दिया गया है मॉर्गेज के बारे में, और यहां से क्वेश्चन फिर से बना 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग सारे मॉर्गेज यहां से कवर किए जाते हैं। मॉर्गेज के यहां दिया गया चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है, और मॉर्गेज में टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पूरा कवर हुआ है। यहां पर दूसरे वाले चैप्टर में फिर ये भी उसी चार्ज से संबंधित, तो दूसरे वाले चैप्टर में हाइपोथिकेशन, प्लेज, इन सब की बात की गई है, सेट ऑफ क्या होता है, इन सारी चर्चा आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। फिर एक क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। जब भी कोई चार्ज क्रिएट होता है तो आरओसी के पास जैसे जाके उसे कैसे रजिस्टर कराया जाता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कैसे होगा, ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 तो बनते ही है, इससे ज्यादा बन सकते हैं। पीएमएलए एक्ट से कम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। और इन सबसे बाकी सारे जितने हैं उन सबसे आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यूनिट नंबर 8 से लेके यूनिट नंबर 14 तक आपको कुल मिला के यहाँ पर 7 यूनिट देखने को मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पर 7 यूनिट आपको देखने को मिले ना, 2-3-7 यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर सबसे 2-2 क्वेश्चन देखें तो यहाँ भी 14-15 क्वेश्चन बन जाते हैं, मोर और लेस इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं आपके यूनिट नंबर सी के अंदर। यूनिट नंबर सी भी आपके इंपॉर्टेंट एक्ट और लॉस की बात करता है जो आपके बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। तो ये उन एक्ट का पार्ट ए है, ये उन एक्ट्स का पार्ट बी है। अब अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो बहुत सारी यूनिट आपको दिखाई दे रही होंगी मॉड्यूल ए और बी की तुलना में, लेकिन इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, खाली नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा है, पेजेस बहुत कम कम है। जैसे ये सारे जो चैप्टर है ना भैया, ये आपको 2 पेज, 2.5 पेज, मैक्सिमम 3 पेज, ऐसा ही मॉड्यूल सी में है, ऐसा ही मॉड्यूल डी में। एक एक करके बात कर लेते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, 2 क्वेश्चन इस बार यहां से बना हुआ था और हर बार बनता ही आपको पढ़ना है। एमएसएमई से एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, लेकिन एमएसएमई यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हर बार बन के निकल रहा है, एक एक क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब चूंकि आपको पता है एमएसएमई की क्लासिफिकेशन में इस बार परिवर्तन भी किया गया है 2025 में, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, राजदेव बाबू, धनंजय जी, हम लोगों ने इसमें कई सारी चीजें पढ़ी थी। सेक्शन 3 के अंदर एनबीएमएसएमई पढ़ा है, एडवाइजरी काउंसिल पढ़ा हुआ है, फैसिलिटेशन काउंसिल पढ़ा हुआ है। इसके अलावा एमएसएमई के पेमेंट को लेकर जो डिलेड पेमेंट होता है, सेक्शन 15 उसको कैसे कवर करता है, वो सब हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो भैया आपको बताने जा रहा हूँ, राजदेव बाबू और धनंजय जी तो इससे पूर्व परिचित हैं, लेकिन हमारे जो नए मित्र हैं वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 17H तक आप देख पा रहे हैं, ये है यूनिट आपका सेक्शन कह रहा हूं, यूनिट है। यूनिट 17 से लेकर यूनिट 17H तक, ए से लेकर एच तक। अब ये क्या मतलब हुआ, आप इसको 17, 18, 19, 20 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि असल में यूनिट नंबर 17A से लेकर यूनिट नंबर 17H तक भैया ये सारा का सारा एक ही एक्ट को कवर कर रहा है। क्लियर है? ये एच तक जो जा रहा है ये सब कुछ एक ही एक्ट को कवर कर रहा है, और ये एक्ट है आपका सरफेसी एक्ट। ये एक्ट क्या है भैया? आपका सरफेसी एक्ट 2002 से संबंधित सारे टॉपिक हैं। अब बस आपके आईएबीएफ ने ये किया है कि सरफेसी एक्ट को कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो सेंट्रल रजिस्ट्री जैसे सरफेसी एक्ट के सेक्शन 20 के अंतर्गत आता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार सेक्शन 21 के अंतर्गत आता है। तो सरफेसी एक्ट के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में पूरी बात कवर की गई है। ठीक है, तो ये पूरा सरफेसी एक्ट है। तो हर बार अगर आप उठा के देखेंगे तो सरफेसी एक्ट से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब 8 से 10 क्वेश्चन जब पूछा जाता है सरफेसी एक्ट से बनता है, तो कई बार बैंकर कहते हैं कौन से चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन बना है? इन सब से एक एक 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पूरे सरफेसी एक्ट से आपके 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जैसे पहला वाला जो है, अब ये खाली 1-1.5 पेज का टॉपिक है, खाली सरफेसी एक्ट का इंट्रोडक्शन। ये आपका खाली 1 से 1.5 पेज का टॉपिक है, क्योंकि इसमें खाली डेफिनेशन दी गई। तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें खाली सरफेसी एक्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सरफेसी एक्ट कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, और सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन से केस से स्टैब्लिश हुई। तो मार्जिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है, ये आपके पहले यूनिट में है। अब मतलब 17 के सबसेक्शन ए, सब यूनिट ए के अंतर्गत, 17 के सब यूनिट बी के अंतर्गत खाली डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर यहां से थोड़े चैप्टर्स आपके बड़े शुरू, क्योंकि यहां पर सरफेसी एक्ट की बाकी सारी चर्चा लिखी गई है। तो ये पूरा सरफेसी एक्ट से है। अब आप देख रहे हैं यूनिट 18A से लेकर
यूनिट 18E तक। इसका मतलब ये एक ही एक्ट है, इसको खाली छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, और ये है आपका आरडीबी एक्ट। ये क्या है भैया? ये है आपका रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट, आरडीबी एक्ट है। आरडीबी एक्ट 1993 का अधिनियम है। इसी के अंतर्गत आपके डीआरटी, डीआरईटी ये सब स्टैब्लिश होते हैं। सेक्शन 3 के अंतर्गत डीआरटी, 3 से 7 तक डीआरटी की चर्चा है। सेक्शन 8 में फिर डीआरईटी स्टैब्लिश होता है। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो आपका पहला टॉपिक है, ये डीआरटी का खाली इंट्रोडक्शन है, 1 से 1.5 पेज की बात है। फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब ये भी आपका 2-3 पेज का है, और छोटा छोटा। इसके बाद फिर अब देखिए अगला ही चैप्टर है कि आपके डीआरटी, डीआरईटी का जुरिडिक्शन क्या होगा, उसकी पावर अथॉरिटी क्या होगी, प्रोसीजर क्या होता है ट्रिब्यूनल का, अगर रिकवरी डेट जो है डेट की रिकवरी होगी तो कैसे होगी, ये सब बात लिखी गई है। यहां से भी आपके इस मतलब इस पूरे चैप्टर से मिला के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भैया इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसका वेटेज आप मान के चलें कि 25% के आसपास इसका वेटेज होता है मॉड्यूल सी का, है ना, मोर और लेस 25% के आसपास इसका वेटेज हो जाता है। तो अगर हम उसका 15-15 मान ले तो 30% हो गया, 25% के आसपास इसका 55। तो 55 से 60% आपका 60% मोटे मोटे तौर पर मॉड्यूल ए बी सी कवर करते हैं। बाकी 40% आपका मॉड्यूल डी, वहां पर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी मोर और लेस, कभी 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, थोड़ा यहां से बढ़ेगा तो थोड़ा वहां कम हो जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं आपका 18E तक आपका आरडीबी एक्ट हो गया। अब ये अलग अलग आपके फिर आगे तो आपका आईबीसी कोड, भैया आईबीसी कोड अभी मैं अगर आपको बताऊं तो 28 जून को पेपर हुआ आपका 2025 में, और आईबीसी कोड से पूछे गए कम से कम 10 क्वेश्चन। इस बार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन के निकला। हाँ यही दिखेगा। अरे अनूप जी भी आ गए। अनूप भैया बहुत स्वागत है। एमसीक्यू बैच बस हम लोग शुरू कर रहे हैं। अच्छा लगा अनूप बाबू आपको देखकर। यहीं पर होगा भैया, यहीं पर हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। बस बस अभी वही चर्चा करा था अनूप जी धनंजय जी और राजदेव जी के साथ, जो हमारे नए बैंकर्स हैं जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं देखा, उनके साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करके, और जो पहली यूनिट है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, उस पर आज हम बातचीत शुरू करेंगे। यूनिट वाइज सारी क्लास चलेंगी, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, एकदम सीक्वेंस में हम क्लास करेंगे, यहीं से सारी चीजें होंगी। ठीक है अनूप बाबू, अब यहां पर आ जाइए। तो इस बार आईबीसी कोड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाया है, और आईबीसी कोड से केस स्टडी भी इस बार खूब सारा पूछा गया। आईबीसी कोड इस बार बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बन के निकला है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है, छोटा सा अधिनियम है, छोटा सा टॉपिक है, एक को क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इससे, लब नहीं पूछा गया तो इस बार पूछा जा सकता है। फिर आप आते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जिससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटा सा ये भी टॉपिक है। लोक अदालतों के बारे में पूछा जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, मोर और लेस। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है 2019 का। लॉ ऑफ लिमिटेशन से 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। टैक्स लॉ से दो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, टैक्स लॉ में आप 3 लॉ पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स, जीएसटी और आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आप पढ़ते हैं यहाँ पर। लॉ ऑफ लिमिटेशन बहुत छोटा सा ये टॉपिक है भैया, 3 पेज का टॉपिक होगा, 2-3 पेज का होगा मुश्किल से, और उसमें सिर्फ लॉ ऑफ लिमिटेशन है क्या, कितना किस केस के लिए आपको लिमिटेशन पीरियड मिलता है। अब आते हैं आपके मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी ऐसा नहीं कि मॉड्यूल डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉड्यूल डी में असल में नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा है, तो इसको भी हम मान के चलते हैं कि 25 से 30% हम इसको मान लेते हैं। थोड़ा मॉड्यूल सी को इस बार आईबीसी कोड की वजह से थोड़ा सा वेटेज इसका ज्यादा बढ़ गया, तो 25 से 30% इसको मान लेते हैं, और मॉड्यूल डी भी 30-35% के आसपास पूछा जाता है। थोड़ा क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट यहां पर ज्यादा है। अब देखिए यहां पर भी अनूप बाबू, आप लोग तो परिचित हैं इस सिलेबस से पूरा, बाकी हमारे नए मित्र ध्यान दे भैया। अब यहां पर देखिए यूनिट नंबर 25 ए बी सी डी ई एफ यहां तक आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये एक सिंगल यूनिट है, मतलब एक सिंगल एक्ट। और ये सिंगल एक्ट कौन सा है? यह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब सबसे पहला, अब ये जितने टॉपिक हैं एफ तक, ये सारे टॉपिक अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और बेलमेंट को छोड़ दें तो ये सारे बाकी सारे टॉपिक 2-2, 2.5 पेज के हैं। ये 3.5-4 पेज का होगा, इससे ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है। अब मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इससे भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल डी का पहला टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन इन सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से पूछे गए हैं, है ना। ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 124 से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी शुरू हो जाता है। ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अगर 1 2 3 4 2 यहां 6, तो 6 7 8 क्वेश्चन के आसपास यहां से पूछे, किसी से 1-2 क्वेश्चन और बढ़ भी सकते हैं। तो आप ये मान के चलें और एवरेज 6-7 क्वेश्चन आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछते हैं, और इस पे केस स्टडी भी बनाई जा सकती है। क्लियर है? और इससे एक बार एक केस लॉ भी पूछा गया था। केस लॉ अमूमन पूछा नहीं जाता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भैया, 28 जून वाले पेपर में, 28 जून के पेपर में 2025 के पेपर में
मोहरी बीबी का केस पूछा गया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, वर्सेस धर्मोदास केस पूछा गया था, 1903 का ये केस है। प्रीवी काउंसिल ने इस पर डिसीजन दिया था, ये पूछा गया था किससे संबंधित है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो केस है मोहरी बीबी धर्मोदास केस। तो एक बार केस लॉ इसमें पूछा गया, बाकी केस लॉ इसमें पूछा नहीं जाता है बहुत ज्यादा। अब आ जाते हैं सेक्शन 26 में, यूनिट 26 में। तो यूनिट 26 में भी आप ए और बी देखेंगे, ये आपका है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, दोनों टॉपिक सेल्स ऑफ, बस छोटे छोटे हिस्से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, नहीं तो ये सी तक जाएगा, हाँ अनपेड सेलर बेस में होना चाहिए, सी तक जाता है। ये किससे है भैया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का ये अधिनियम है, इससे पूछा जा रहा है। फिर आप आएंगे यूनिट नंबर 27, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे आपके एफ तक ही जाना चाहिए। हाँ ये सारे के सारे आपके किससे हैं, ये आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अधिनियम है, इससे रेगुलेट होता है। क्या क्या आप देखेंगे कि पार्टनर्स, हाँ माइनर वाला केस है, बिल्कुल अनु बाबू, तो पूछा गया था इस बार 28 जून वाले में मोहरी बीबी का केस पूछा गया था। इसलिए मैंने क्या किया है, अगर आप वाईटी वाली क्लास में देखेंगे तो वाईटी वाली क्लास में मैंने जो इंपॉर्टेंट केस थे वो सारे बताए भी हैं, और ज्यादातर केसेस आपको इन्हीं बार मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट केस हो सकता है इस बार वो केस पूछ लिया जाए, आपको याद होगा उसमें क्या नाम है, सरफेसी अधिनियम में, जिससे सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टैब्लिश हुई थी, मारदिया केमिकल्स वाला केस, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, केस पूछा गया तो इस बार वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सारे इंडियन पार्टनरशिप से संबंधित है। तो ये पहला चैप्टर है कि पार्टनर की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके लक्षण क्या है, छोटा सा टॉपिक है। पार्टनर का एक दूसरे अपने पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होता है, अगर माइनर एडमिट होगा तो सिर्फ बेनिफिट में एडमिट हो सकता है, उसके लिए फर्म को डिसॉल्व कैसे करेंगे, नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इंपैक्ट होता है, सेक्शन 69 के बारे में आपको इस सारी चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। अब आ जाते हैं आपका यूनिट 28 में, अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि ये सारे के सारे संबंधित है किससे, इंडियन कंपनीज एक्ट, इसमें दोनों की बात है, 1956 की भी है, 2013 की भी है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ कंपनी से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, कंपनी के फीचर, इन दोनों यूनिट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं। अब आप आते हैं सेक्शन 29 में, यूनिट 29 में आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट है, छोटा सा चैप्टर है, एलएलपी के बारे में सारी बात यहाँ पर की गई है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की आधी बातचीत आप लोगों ने जब हम मोड ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज वगैरह आप वहां ही पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी चर्चा आपको यहाँ पर पढ़नी होती। आरटीआई एक्ट से भैया इस बार 3 क्वेश्चन बना है, आरटीआई एक्ट भी इस बार क्वेश्चन खूब बनाया है इसने, है ना। आरटीआई एक्ट में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, आरटीआई एक्ट में कैसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, कितना टाइम पीरियड होता है, अपील कैसे दायर की जाती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, कितने दिनों के अंदर क्या पेनल्टी होती है, ये सब आपको आरटीआई एक्ट में देखने को मिलेगा। तो आपका ये 31 और 32 वाला जो है, ये दोनों आरटीआई एक्ट ही है, ये दोनों आरटीआई एक्ट ही है भैया, 2005 का ये अधिनियम है आरटीआई, वहां से सवाल पूछा गया है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं, ये दो आपके हैं। तो कुल 34 आपको यहाँ पर यूनिट मिलने वाली है, मॉड्यूल ए से लेकर मॉड्यूल डी तक। तो फिर ये भैया उम्मीद है कि आपने अपना पूरा मामला देख लिया होगा, सिलेबस का क्या कहां पर है, कैसे है। अब आज ही हम अपनी चर्चा शुरू कर लेंगे बिना समय गवाए, मॉड्यूल ए की यूनिट नंबर 1 से हम बातचीत शुरू करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, यही आज इस टॉपिक को कवर करेंगे, कल से इन सब पर हमारी बातचीत हुई। तो आज आपके एमसीक्यू थोड़े कम होंगे, क्योंकि आज हमने ये सब बातें भी करनी थी, कल से आपको पूरे फुल फ्लेजेड एमसीक्यू मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बिना वक्त गवाए हम आज ही चर्चा शुरू कर देंगे। अब पहली चीज भैया, आज की क्लास में एमसीक्यू, पहले एमसीक्यू पर आने के पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी करूंगा, इत्मीनान से आंसर करिएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप जल्दबाजी में आंसर करिए, इत्मीनान से आंसर करिए, गंभीर विद्यार्थी की तरह आंसर करिए, सब आपका आराम से हो जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। शुरू करें भैया, अनूप जी और धनंजय बाबू, राजदेव जी, शुरू करते फिर आज की चर्चा। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ द बीआर एक्ट 1949, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट को एग्जिस्ट ऑफ एन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी रिगार्डेड एज कैरिंग ऑन बैंकिंग। क्लियर है, आपको ही बताना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सेक्शन 5 सबसेक्शन बी, और ये बीआर एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन बी है, इनमें से कौन एलिमेंट्स हैं जिनको को एग्जिस्ट करना चाहिए, जिनको एक साथ रहना चाहिए, क्यों, ताकि हम किसी को बैंकिंग के अंतर्गत रख सकें। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा। जैसे मान लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर है, तो आप इस तरह करेंगे 1B। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर का सी आंसर है, तो आप इस तरह आंसर करिएगा 1C। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा भैया,
क्योंकि लाइव क्लास में भी 20, 25, 30 सेकंड का गैप होता है, ताकि मैं आपकी समझ पाऊं कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर करें। आंसर करिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, है ना, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो पर्पस होगा इस एक्सेप्ट को डिपॉजिट करने का, वो पर्पस इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग का होना चाहिए। और ये जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन डिमांड एंड अदरवाइज होना चाहिए, या इसमें कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। अनूप जी ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी आंसर कर दिया है। देखिए भैया, सेक्शन 5B बैंकिंग की परिभाषा देता है। यहां पर देख लीजिएगा, सेक्शन 5B किसकी परिभाषा देता है? बैंकिंग की। और बैंकिंग क्या कहा गया है? बैंकिंग का मतलब होता है पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और ये रीपेबल होगा और विड्रॉलेबल होगा। इतनी ही डेफिनेशन बैंकिंग की दी गई है, यानी यही बैंकिंग माना जाता है। और जो कंपनी 5B वाला काम करती हैं, 5C में लिखा गया है, उन्हीं को हम कहते हैं बैंकिंग कंपनी। उन्हीं को क्या कहते हैं? बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5B, बैंकिंग कंपनी। डी ऑप्शन आ गया भैया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 मित्रों का आंसर आया है, अनूप जी का, राजदेव जी का। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कथन और कारण क्या होते हैं भैया? आपको एक कथन दिया गया है, आपको कथन भी पहचानना है कि ये सही है कि नहीं सही है, और फिर उसका रीजन दिया गया है। रीजन का मतलब होता है ये कथन क्यों है ऐसा, उसका कारण आपको बताना है कि कारण सही है कि नहीं सही है। क्लियर है? और सही एक्सप्लेन करा। सेक्शन 22 इंपावर्स आरबीआई टू रिगार्डलेस एंट्री ऑफ न्यू बैंकिंग। जो सेक्शन 22 है वो आरबीआई को ये इंपावर करता है कि वो न्यू बैंकों की एंट्री कर सकता है। अब ये सेक्शन 22 किसका है भैया? ये आरबीआई अधिनियम का है। क्लियर है? ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 की बात हो रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि रीजन ये है कि लाइसेंसिंग हेल्प इंश्योर ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड प्रोफेशनली मैनेज बैंक्स ऑपरेट इन इंडिया। क्योंकि सेक्शन 22 के अंतर्गत लाइसेंसिंग होती है, तो लाइसेंसिंग क्या करता है? हेल्प करता है ये इंश्योर करने के लिए कि भैया ये फाइनेंशियली साउंड है, प्रोफेशनली मैनेज है, और ये ऑपरेट करते हैं बैंक में। तो दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का, या बी कह रहा है कि दोनों ही सही लेकिन आर सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, या सी कह रहा है कि ए सही आर गलत है, डी कह रहा है ए गलत है आर सही। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 पर आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 पर आंसर करिए। राजदेव जी, धनंजय जी, अनूप जी, आप सभी का क्वेश्चन नंबर 1 पर डी आंसर है, गाजे बाजे के साथ भैया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आंसर करिए, इत्मीनान से करिए, लेकिन गलत आंसर की तरफ मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर ए आंसर आया है। धनंजय जी ने भी ए आंसर किया, अनूप जी ने भी ए आंसर किया, राजदेव जी भी आपका आंसर नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिल्कुल दुरुस्त आंसर है भैया। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 22 आरबीआई अधिनियम का इंपावर करता है आरबीआई को कि नए बैंकों को लाइसेंस दिया जाए, और इसलिए लाइसेंस दी जाती है ताकि फाइनेंशियली साउंड है ये पता चल सके। तो ए आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। अनूप जी, धनंजय जी, राजदेव जी, आप सभी ने आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द कैंसिलेशन ऑफ अ बैंकिंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 5 कैन बी चैलेंज्ड। सेक्शन 22, अब ये जो सेक्शन 22 है भैया, ये आपका वही आरबीआई अधिनियम का है। लाइसेंसिंग की बात की गई है आरबीआई एक्ट 19, लाइसेंसिंग की बात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हुआ। देखो यहां गलत हो गया, ये बीआर एक्ट में, बीआर एक्ट 1949 है ना। 22 में आरबीआई अधिनियम में तो उसकी बात की गई है करेंसी इशू करने की, ये बीआर एक्ट होगा, बीआर एक्ट होगा। चलिए इस पे आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो जो बीआर एक्ट का सेक्शन 22 का सबसेक्शन 5 है, उसके अंतर्गत जो लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है? आपको ये आंसर करना है। तो किसके पास करेंगे? सेबी के पास करेंगे, आरबीआई के पास करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करेंगे, या इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है? तब तक आप लोग इसका आंसर करिए भैया। मैं आपको बता देता हूं, ये सेक्शन 22 बीआर एक्ट का है। देखिए भैया, अगर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट हो, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट हो, और अगर सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट हो, सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट 1949 हो, और ये 1934 हो, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? सेक्शन 22 आरबीआई अधिनियम का कहता है इशू ऑफ करेंसी, इशू ऑफ करेंसी, यानी आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार है। क्लियर है? ये सेक्शन 22 आरबीआई बात करता है। सेक्शन 22 अगर बीआर एक्ट का है तो ये इशू ऑफ लाइसेंस, आरबीआई के लाइसेंस जारी करने की ताकत की बात करता है, इशू ऑफ लाइसेंस की बात करता है सेक्शन 20। तो सेक्शन 22 के अंतर्गत कुछ ना कुछ जारी ही हो रहा है। अगर आरबीआई अधिनियम का सेक्शन 22 है तो आरबीआई करेंसी जारी करने का एकाधिकार रखता है, मोनोपोली है,
और अगर सेक्शन 22 बीआर एक्ट है तो इशू ऑफ लाइसेंस है, आरबीआई लाइसेंस बैंकों को जारी करता है। आप सभी ने सी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है भैया, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, क्लियर है। और सेक्शन 22 के सबसेक्शन 5 में तो कहा गया कि आप अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर, और सेक्शन 22 का सबसेक्शन 6 ये कहता है कि उसका अगर कोई और कॉन्ट्ररी ना प्रूव हुआ तो उसका वो डिसीजन फाइनल माना जाए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 5 एनी बैंकिंग कंपनी अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द रिजर्व बैंक कैंसिलिंग अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, विद इन 30 डेज यहां पर लिखा हुआ है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस आर प्रोहिबिटेड फॉर बैंक्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इनमें से कौन सा बिजनेस है जो बैंकों के लिए मना है? सेक्शन 8 के अंतर्गत, बीआर एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत, बाइंग एंड सेलिंग और बार्टनिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वस्तुओं को बेचना, खरीदना या उसकी बार्टनिंग करना यानी उसका विनिमय करना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इंगेजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, है ना, एंड अंडरटेकिंग ट्रेडिंग रिस्क, या अगर वो एंगेज होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में और ट्रेडिंग रिस्क लेता है। सी कह रहा है कि भैया ये दोनों ही प्रोहिबिटेड हैं। डी कह रहा है ना तो पहला प्रोहिबिटेड है, ना तो ए प्रोहिबिटेड है, ना तो बी प्रोहिबिटेड है। आंसर करिए, सेक्शन 8 के बारे में की बात की जा रही है। तब तक मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ बातें आपको बताता चलता हूं। ये बात हो रही है बीआर एक्ट की। ये बात किसकी हो रही है भैया? बीआर एक्ट की। सारे सेक्शंस में याद करा दूंगा, लेकिन सेक्शन मत याद करिएगा, खाली उनका कॉन्सेप्ट याद करिएगा। तो अगर हम बीआर एक्ट की बात करें, बीआर एक्ट 1949 का जो सेक्शन 6 है और जो सेक्शन 8 है वो क्या बात करता है? सेक्शन 6 कहता है कि बैंक कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकता है, कौन कौन से बिजनेस बैंक ट्रांजैक्ट कर सकता है, ट्रांजैक्ट कर सकता है। और सेक्शन 8 कहता है कि कौन कौन से बिजनेस बैंक नहीं कर सकता है, बिजनेस प्रोहिबिटेड, है ना, कौन कौन से बिजनेस बैंकों के लिए प्रोहिबिटेड है, ये सेक्शन 8 कहता है। तो सेक्शन 6 कहता है कौन से बैंक बिजनेस कौन कौन से कर सकता है, सेक्शन 8 कहता है कौन से बिजनेस नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन के लिए सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। धनंजय जी, अनूप बाबू, राजदेव जी, बी के आपका भी आंसर सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये दोनों ही काम बैंक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन कन्फर्ड विद पावर्स टू गिव डायरेक्शन टू आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से सेक्शन के अंतर्गत आरबीआई को डायरेक्शन देने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है भैया? आंसर करिए। और ये आरबीआई अधिनियम के सारे सेक्शन है, ये सारे सेक्शन किसके हैं? आरबीआई अधिनियम के हैं, याद रखिएगा, सेक्शन 6, 7, 8 या 9, आरबीआई एक्ट। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, आरबीआई अधिनियम के सेक्शन 8 के अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड की बात की गई है, सेक्शन 9 के अंतर्गत लोकल बोर्ड की बात की गई है, सेक्शन 7 के अंतर्गत डायरेक्शन की बात हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्लियर है बाबू इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए भैया और इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना, इस बात का ध्यान देना है भैया कि जो गलत स्टेटमेंट होगा बाबू वो चुनना है। अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई हैज सोल राइट टू इशू करेंसी नोट। सेक्शन 22 आरबीआई नियम के अंतर्गत आरबीआई के पास एकाधिकार होता है करेंसी जारी करने का। सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई अधिनियम का जो सेकंड शेड्यूल है वो शेड्यूल्ड बैंक से संबंधित है। सेक्शन 49 जो है आरबीआई अधिनियम का, आरबीआई को बैंक रेट पब्लिश करने का अधिकार देता है। और सेक्शन 20 जो है आरबीआई अधिनियम का, वो सेंट्रल बोर्ड के मीटिंग्स की चर्चा करता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा भैया? आप लोग आंसर करिए, मैं एक बार रिफ्रेश कर लूं क्योंकि आपके आंसर दिख नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है। अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आरबीआई अधिनियम का सेक्शन 22 है तो वो नोट इशू नोट इशू करने की बात करता है। बीआर एक्ट का सेक्शन 22 है तो लाइसेंस इशू करने की बात करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। शेड्यूल बैंकों की बात सेकंड शेड्यूल में की गई, ये सेक्शन 49 बैंक रेट की बात करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेक्शन 20 में इसकी चर्चा नहीं हुई, तो सेक्शन 20 में आरबीआई की बोर्ड मीटिंग की बात नहीं हुई भैया। सेक्शन 13 में इसकी बात हुई है। सेक्शन 13 बोर्ड मीटिंग्स की बात करता है और जो सेक्शन 20 है वो क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर्स के रूप में, उसके रूप में आरबीआई की चर्चा करवाता है। क्लियर है? तो डी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर। देखिए मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 13 में है, बैंकर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 20 के अंतर्गत आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत आते भैया, तो आप सभी ने एक ही आंसर मेरे पास आया था अनूप जी का डी, और बी के का भी आंसर आया था डी, तो डी आंसर बिल्कुल दूसरे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ परमिटेड नॉन कोर बैंकिंग एक्टिविटी फॉर बैंक्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक परमिटेड नॉन कोर बैंकिंग बिजनेस है? नॉन कोर बैंकिंग बिजनेस मतलब बैंक कर सकता है लेकिन उसको कोर बिजनेस बैंकों का है जनता की जमाओं को स्वीकार करना, उसकी लेंडिंग करना, उसका इन्वेस्टमेंट करना, और ये पैसा पेबल होता है, उनको पे कर देना, विड्रॉलेबल होता है, ये कोर बैंकिंग है। इसके अलावा बैंकों की और भी जो सर्विसेज दे सकता है वो सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया। तो क्या कर सकता है? कमोडिटीज में डील कर सकता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, या रियल एस्टेट का डेवलपमेंट कर सकता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा इसमें से परमिटेड बिजनेस है? कौन सा परमिटेड बिजनेस है? और जो परमिटेड बिजनेस है वो किसमें लिखा गया है? सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट में। सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट 1949 में एक आंसर मेरे पास आ गया है बी। 7 का बी आंसर अनूप जी का आ गया है। कमोडिटी को नहीं बेच सकता है, पीछे हम लोगों ने देखा सेक्शन 8 के अंतर्गत ये प्रोहिबिटेड है, तो ये तो कर नहीं सकता है। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, ये भी प्रोहिबिटेड है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ये भी प्रोहिबिटेड है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकता है, उसकी पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंतर्गत ही आता है। बी आंसर अनूप जी बी के आप दोनों मित्रों ने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फिर से कथन और कारण पर क्वेश्चन आया है। असर्शन ए कह रहा है सेक्शन 26 इंश्योर्स एनुअल ट्रांसपेरेंसी ऑफ अनक्लेम बैलेंस। जो सेक्शन 26 है भैया, और ये सेक्शन 26 बीआर एक्ट का है, जो सेक्शन 26 बीआर एक्ट 1949 का है, वो ये इंश्योर करता है कि जो अनक्लेम बैलेंसेस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और दिस हेल्प टू प्रिवेंटिंग बैंक्स फ्रॉम यूजिंग आइडल डिपॉजिट टू बूस्ट प्रॉफिट। तो सेक्शन 26 व्यवस्था कर देता है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली करता है लेकिन एक प्रकार से व्यवस्था कर देता है कि बैंक ऐसे पैसे का अपना प्रॉफिट बूस्ट करने में उपयोग ना करें। दोनों ही स्टेटमेंट सही और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का। दोनों ही स्टेटमेंट सही, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए सही, आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? 8 का सी आंसर आ रहा है। एट का सी आंसर आ रहा है। 8 का ए आंसर, अनूप जी ने सी आंसर किया, राजदेव जी ने ए आंसर किया है। देखो भैया, बीआर एक्ट के सेक्शन 26 के अंतर्गत अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात की गई है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात की गई है। क्लियर है? और सेक्शन 26 ए के अंतर्गत डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड 2013 में जो बना उसकी चर्चा हुई, आप लोगों को याद होगा। एक आंसर मेरे पास, दो आंसर सी आए हैं। देखिए, अनक्लेम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिस पर पिछले 10 सालों से कोई क्लेम नहीं किया गया है, कोई ना तो कोई विड्रॉल हुआ ना ही कोई डिपॉजिट हुआ, और एफडी के केस में जिस दिन एफडी मैच्योर होती है उसके अगले 10 साल के बाद वो अनक्लेम डिपॉजिट में चला जाता है। सेक्शन 26 ये कहता है। गिरी बाबू बहुत बहुत स्वागत है भैया। पहले टॉपिक पर, पहले यूनिट पर आज हम लोगों ने एमसीक्यू शुरू भी कर लिया है। जो पहले मॉड्यूल ए का जो पहला यूनिट है उस पर भी बातचीत हो रही है, और आज पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन लिया है। तो आज खाली एक ही टॉपिक कवर करेंगे, आज थोड़े एमसीक्यूज कम होंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी इसी के साथ ऐड थी। कल से हम पूरी जो है क्वेश्चन ज्यादा लेकर आएंगे, उस पर चर्चा हमारी होगी। हाँ, तो इस पर बात करते हैं। तो अनक्लेम डिपॉजिट क्या है आप लोगों को पता है। अब सेक्शन 26 कहता है कि बैंकों को अपने कैलेंडर ईयर के समाप्ति के 30 दिनों के अंदर अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न आरबीआई को फाइल करना पड़ता है। बात तो सही होगी, यानी स्टेटमेंट पहला सही है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके। और भैया अनक्लेम डिपॉजिट आरबीआई को क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि बैंक इसका अपने लिए ना उपयोग कर ले।
अपना प्रॉफिट बूस्ट करने के लिए बैंक ऐसा ना कर ले, क्योंकि अगर वो रिटर्न ही कहीं नहीं फाइल करेगा तो बैंक इसका उपयोग खुद कर सकता है ना भैया। 10 साल तक अगर क्लेम नहीं है तो आगे भी क्लेम नहीं आएगा, बैंक इसका उपयोग खुद के लिए कर ले। ऐसा ना होने पाए इसीलिए रिटर्न आरबीआई को फाइल किया जाता है, और इसीलिए डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड बनाया गया है, जिसमें जिस दिन वो बनता है आपका अनक्लेम डिपॉजिट, उसके 3 महीने के अंदर ट्रांसफर कर देना जरूरी होता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ये थोड़ा सा ऐसा था जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इस पर आपने से एक आंसर मेरे पास सही आया है और वो दिया है राजदेव बाबूजी ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है राजदेव जी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते, फिर से कथन और कारण है। सेक्शन 26 ए इंपावर्स आरबीआई टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट। एक तो इतना सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो जाता है, अगले क्वेश्चन का आंसर पहले आ जाता है। तो सेक्शन 26 ए जो है ये भी बीआर एक्ट की वही चर्चा भी जो पीछे हम लोगों ने की। ये डीईएफ की चर्चा करता है, आरबीआई एस्टैब्लिश करता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड वाज क्रिएटेड टू एब्जॉर्ब अनक्लेम डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिटर विच बैंक कुड अदरवाइज डाइवर्ट टू प्रॉफिट। और डीईएफ इसलिए क्रिएट किया गया ताकि जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको आरबीआई ले सके, ताकि बैंक इसको अपने प्रॉफिट में ना डाइवर्ट कर दे, प्रॉफिट में ना दिखाना शुरू कर दे। दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन है ए का, दोनों सही है। सही एक्सप्लेनेशन आर ए का नहीं है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। अनूप जी का क्वेश्चन नंबर 9 पर ये आंसर आ भी गया है। ए आंसर राजदेव जी का भी आ गया, अनूप जी का आ गया। ये दोनों में ए बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, दोनों मित्रों ने ए आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया भैया, दोनों ही सही। अभी इस पे पीछे हम लोगों ने विधिवत चर्चा भी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। Which section of the Banking Regulation Act 1949 deals with the use of word बैंक, बैंकर, बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कौन सा सेक्शन है बीआर एक्ट का जो ये बात करता है कि बैंकों को बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता? सेक्शन 4, 5, 7 या 9 क्या होगा दुरुस्त आंसर? बी गिरी जी क्वेश्चन नंबर के साथ बाबू आंसर करिएगा, जैसे सभी लोग आंसर कर रहे हैं। होता क्या है बी गिरी जी कि जब भी लाइव क्लास चलती है तो उसमें 25-30 सेकंड का गैप होता है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर नहीं करेंगे तो वो दिक्कत हो जाती है रिकॉग्नाइज करने में कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसे आपका मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका शायद आपने ए आंसर किया, तो बस 10 ए लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा किस क्वेश्चन के लिए। हाँ भैया बताइए। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपका आंसर होगा उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको ये बता देता हूं। सेक्शन ध्यान समझिएगा, सेक्शन बताने आया था कि इसमें लिखा ये गया है कि बैंकिंग कंपनी के अलावा, बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी और जो है आपकी कंपनी ऐसे नामों का उपयोग नहीं कर सकता है। बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी, ऐसे नामों का उपयोग कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी के अलावा ऐसा नाम नहीं उपयोग कर सकता, और बैंकिंग कंपनी को इनमें से कोई एक नाम उपयोग करना जरूरी होता है, ऐसा कहता है भैया सेक्शन 7। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 7। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या होगा भैया? सी। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? तो सेक्शन 8 के अंतर्गत बी नहीं होगा भैया, सी होगा। आप लोगों ने बी क्यों किया आंसर? बैंकर। सेक्शन 5 के अंतर्गत तो भैया बैंकिंग की परिभाषा दी गई, सेक्शन 5 के अंतर्गत बैंकिंग की परिभाषा है, 5B के अंतर्गत बैंकिंग की परिभाषा है। सेक्शन 6 कौन कौन से बिजनेस बैंक कर सकता है? सेक्शन 7 कहता है कि बैंकर, बैंकर और बैंकिंग कंपनी जैसे शब्दों का उपयोग कोई और कंपनी नहीं कर सकती है बैंकिंग कंपनी के अलावा, और उसी में सेक्शन 7 का सबसेक्शन सी कहता है लेकिन बैंकिंग कंपनी को अपने नाम के शुरुआत में, मध्य में या अंत में ऐसे किसी शब्द का उपयोग करना जरूरी होता है। क्वेश्चन 11 कह रहा है भैया सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात की गई। आपको ये बताना है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होते हैं। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग एक गवर्नर होगा, 2 डिप्टी गवर्नर या 6 डायरेक्टर, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, या 1 गवर्नर, 5 डिप्टी गवर्नर, 15 नॉमिनेटेड डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर फ्रॉम लोकल बोर्ड, या 1 गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, कोई भी नंबर हो सकता है डिप्टी गवर्नर का और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, या 1 गवर्नर होता है, अप टू 4 डिप्टी गवर्नर, 4 गवर्नर मतलब मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं, 4 डायरेक्टर होते हैं लोकल बोर्ड की तरफ से और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप सभी का आंसर बिल्कुल दुरुस्त आना चाहिए, इसको हम लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है। बी के आंसर कर रहे हैं 11 का डी। आपका जो है सेक्शन 8 चर्चा करता है सेंट्रल बोर्ड की और सेक्शन 9 चर्चा करता है लोकल बोर्ड की। लोकल बोर्ड की तरफ से 4 लोग आते हैं। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। डी ऑप्शन
ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सेक्शन 8 आरबीआई अधिनियम का व्यवस्था करता है कि सेंट्रल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। द सेंट्रल बोर्ड इज द सुप्रीम गवर्नमेंट बॉडी, गवर्निंग बॉडी ऑफ आरबीआई, रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ आरबीआई अफेयर। और ये सेंट्रल बोर्ड होता है, ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल है जनरल सुपरिटेंडेंस के लिए और आरबीआई के अफेयर्स को देखने के लिए। दोनों ही सही, आर सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही सही, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही आर गलत, ए और आर दोनों के दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या होगा आंसर? ये तो आसान सा क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 12, ए आंसर आ रहा है। अनूप दीक्षित जी ने आंसर किया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर भैया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। Which section of the RBI Act 1934 deals with the local boards, their constitution and function? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन पर ही इसकी चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आपका ए आंसर है, दुरुस्त आंसर है भैया। राजदेव जी ए आंसर आपने भी किया है, ए के बगल में डब्ल्यू होता है, शायद इस वजह से डब्ल्यू टाइप हुआ है। राजदेव जी बाद में सही किया ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, लोकल बोर्ड की बात कौन करता है? लोकल बोर्ड की चर्चा, लोकल बोर्ड की चर्चा आरबीआई अधिनियम का सेक्शन 8 सेंट्रल बोर्ड की चर्चा करता है। आरबीआई के आरबीआई अधिनियम की बात हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 13, सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन 9 लोकल बोर्ड, सेक्शन 9 लोकल बोर्ड, सेक्शन 9 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तो यहां आज 13 क्वेश्चन, छोटा सा ही टॉपिक है आपका मॉड्यूल ए, 3-4 पेज का टॉपिक है। तो मॉड्यूल ए की यूनिट 1, मॉड्यूल ए के यूनिट 1 में लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्या नाम है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। 13 का सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। सेक्शन 9 इसकी चर्चा करता है। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं भैया। आज हम लोगों ने सिलेबस पर पूरी बातचीत कर ली और जो पहली यूनिट है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। कल से हम पूरी बातचीत करेंगे, कल इंट्रोडक्शन वाली कोई बात होगी नहीं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कल इससे ज्यादा आने वाले हैं। मेरी मुलाकात आपसे रेगुलर इसी टाइम पर होगी 5:30 बजे से, और आपकी क्लासेस चलेंगी ट्यूसडे से संडे, मंडे आपका होगा वीक ऑफ। उम्मीद है सारी बातचीत आप तक विधिवत तरीके से पहुंच पाई होगी। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी नए बैंकर्स मित्र हैं भैया, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ध्यान से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है भैया, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लीजिए। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं, मिलेंगे कल की मुलाकात में विधिवत बातचीत करें। धनंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलते हैं राजदेव जी, कल मिलते हैं ना अनूप बाबू, चलिए।